अब जरा उस बड़े मामले की जो मंशियात से मुंसलिक है और मंशियात के मामले पर गुफ्तगू पिछले कई हफ्तों से लगातार हम कर रहे हैं और इस सस्टेनेबल कैंपेन को आगे बढ़ाना होगा आपने, मैंने और हम सब ने, तभी जाकर रियासत जम्मू कश्मीर से मंशियात के दलदल से इसको पाक किया जा सकता है, उन बड़े अज़ाइमों को नाकाम किया जा सकता है जो यहाँ के नौजवान को अवधी नींद आहिस्ता आहिस्ता करके सुलाना चाहते हैं, जो रियासत के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं उनके खेल को नाकाम बनाना है। ये जिम्मेदारी हुकूमती इदारे कब निभाएं, एक बड़ा सवाल है। ये जिम्मेदारी वो एनफोर्समेंट एजेंसियां कब निभाएं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपने और मैंने सफारा होकर इस मुकाबले में आगे आना है और हमने तमाम हदूद को पार करते हुए इस मुसीबत से उन नौजवानों को बाहर लाना है जो इस वक्त इसमें फंसे हुए हैं। उड़ता जम्मू कश्मीर अब ये कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है। उड़ता जम्मू कश्मीर हम मंशियात के हवाले से जम्मू कश्मीर को बता रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर फर्द, जब मैं अब यह हर फर्द की बात कर रहा हूं तो आप अपने आसपास के इलाके के अंदर नजर मारें, आप देखेंगे कि 10 में से 3 घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर तनाव है, जहां पर बेटा, बेटी, बाप, माँ किसी न किसी तरीके से इस दलदल में फंसा हुआ है। और सूरत हाल ये है कि न वो वालिदैन इस बात को मानने के लिए तैयार है और ना ही सोसाइटी उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनते हुए सामने आए। इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तबकाए फिक्र के लोगों के साथ गुफ्तगू करें, उनकी आरा को आप तक पहुंचाएं, एक माहौल बनाए कि जनाब ये एक का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। शुरुआत मौलिजीन से की थी, डॉक्टर से की थी, जिन्होंने इसका पर्दाचाक करते हुए कहा कि सूरत हाल ये है कि बेटे तो बेटे, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग भी इसमें हैं। आगे बढ़े हम तो उन मराकज तक भी हम पहुंचे जहां पर इनका इलाज चल रहा है, तो हमारे होश उड़ गए ये देखते हुए कि 80 से 90 हज़ार रुपया हर दिन अगर ब्राउन शुगर सिर्फ एक दलदल जो ब्राउन शुगर का है इस पर खर्च होता है तो दीगर अक़साम पर कितना खर्च होगा। तीसरा पड़ाव जब हमने खोला तो पता लगा कि जो क्राइम ग्राफ जिसको हम कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, ये सिंड्रोम जो हमारे अंदर पैदा हो गया कि ऑल इज वेल वाला सिंड्रोम है, इससे हमने बाहर आना होगा। ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ बिखर चुका है, शीराजा बिखर चुका है हमारा, हमारी इज्जतें तार तार हो रही है, हमारी मईशत तबाह हो रही है, हमारा मुस्तकबिल खत्म हो रहा है। ये ऑल इज वेल वाले सिंड्रोम से हम सब ने बाहर आना होगा, पॉलिटिशियंस को बाहर आना होगा, एनफोर्समेंट एजेंसीज को बाहर आना होगा, मैंने बाहर आना होगा, आपको बाहर आना होगा। तो पता लगा कि जनाब सूरत हाल यहां पर भी खराब है। आगे बढ़े हम तो हमने मजहबी स्कॉलर से गुफ्तगू की, खुलकर बात सामने आई कि मजहबी स्कॉलर भी बेबस नजर आए। कुछ हलचल गुज़श्ता दिनों हमने देखी, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, सदर जमीयत अहले हदीस और दीगर जमातों की तरफ से कुछ हलचल हमने ज़रूर देखी, लेकिन वो भी बड़ी महदूद रही। वो बड़ा कैंपेन, वो मास कैंपेन की जो ज़रूरत है वो अभी तक भी उस पड़ाव पर नज़र नहीं आई। हम आगे बढ़े तो अब हमने फैसला लिया कि अब सिविल सोसाइटी के उन लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए जो एक अहम हिस्सा इस रियासत का है, क्योंकि लगातार इतलात और खबरें जो है वो ये है कि अब इस पूरे निज़ाम को अगर हमने रोकना है तो इसको दरसी निज़ाम में भी लाना है और अमली निज़ाम में भी लाना है, तब जाकर नौजवान नस्ल को हम किसी न किसी तरीके से इस तबाही के दलदल से बचा सकते हैं। अब बस एक लाइन आप याद रखिएगा, और ये मेरी लाइन नहीं है, ये मुहक्किकीन है, जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना है। उनका मानना यह है कि 33,000 डिस्पोजेबल सिरिंज हर दिन यूज होते हैं। अहम तरीन सवालात हमने पूछे और रोज़ाना बुनियादों पर जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखुसूस कश्मीर सूबे के अंदर, जहां पर आदादोशुमार से पता चलता है, रिपोर्ट से पता चलता है कि आज के वक्त में 33,000 सिरिंजें रोज़ाना बुनियादों पर सिर्फ और सिर्फ हेरोइन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटियां हों, तमाम के तमाम इदारे इस दलदल में अब आ चुके हैं। और 10 लाख से भी ज्यादा अफराद, ये जो 30,000 वाला हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, इसमें 10 लाख से ज्यादा अफराद जो सिर्फ और सिर्फ हेरोइन लेते हैं, कोरेक्स और बाकी जो सुकूनावर अद्वियात वो खुद के लिए मानते हैं। और इसमें 9 उम्र लड़के सबसे ज्यादा है जो मनशियात की तरफ मुबस्सरीन के मुताबिक सबसे ज्यादा गए हैं। सरकारी और गैर सरकारी इदारे या जो तंजीमें हैं उनके कामकाज के बावजूद या हुकूमती सतह पर अगरचे इकदाम उठाने की दावे या बातें तो की जाती रही, लेकिन ये सूरत हाल जिसको हम 15 से 30 साल की उम्र के दरमियान हम बार बार कह रहे हैं कि मनशियात में अब खवातीन भी सबसे ज्यादा हैं। और पिछले दिनों एक मेहमान ने ऐसा खुलासा किया जो सबकी नींद एक तरह से हराम करता है, और वो इन रिपोर्ट्स के इन आदाद शुमार की तस्दीक करता है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने, ये चंद ग्राफिक्स जो बताने की हमने कोशिश की कि इस वक्त ही असल में खित्ते के अंदर सूरत हाल क्या है। लेकिन ये जो मेन पॉइंट है कि सप्लाई चेन कैसे रोकी जा सके, जो असल इसके पीछे हैं जिन लोगों की जानिब से इस घिनौने काम को, गैर समाजी, गैर इखलाकी काम को, गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहिरा करते हुए इस काम को सरअंजाम दिया जा रहा है, इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजाएं आखिर कैसे और कब मिलेगी, और जिनको मिली है क्या वो सजाएं काफी थी, इस एतबार से कि जम्मू कश्मीर के अंदर मनशियात की इस बिद्दत से, इस लत से, इस बुराई से हम बाहर निकल सकें। आज इस पर मजीद जरा गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे एक और खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। एडवोकेट फारूक गनई साहब हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं, और आप एक खास मुहिम चलाते थे, स्टेट अवार्डी हैं। जब जम्मू कश्मीर के अंदर स्वच्छता की बात आई, सफाई मुहिम की बात आई, तो आपको ये भी बताते चलें कि ये वही शख्स हैं जिनकी जानिब से कैंपेन चलाई गई थी कि आप प्लास्टिक कम से कम 100 किलो जमा करें, मैं आपको एक गोल्ड का या सोने का एक सिक्का दूंगा। और इस कैंपेन के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा कि शायद तब्दीली आए, बहुत सारे इलाकों में इस कैंपेन का असर भी देखा गया, और रियासती सतह पर इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया कि बहुत अच्छा काम करने वाला या मुतद्दिद अफराद जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनमें से ये भी एक है, तो इनको क्यों ना इनकी हौसला अफजाई की जाए, तो अवार्ड उस वक्त दिया गया। लेकिन ये जो कैंपेन है इसमें कितना काम हुआ, जरा इस पर मुफस्सिल रोशनी डालते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट फारूक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और खुश आमदीद कहेंगे। आप मुख्तलिफ इलाकों में ग्राउंड पर काम करते हैं, कैंपेन का हिस्सा है, सोशल इशूज को मुसलसल रेज करते हैं, लेकिन ये जो एक मुआशरती मसला बन गया है और मिलिटेंसी से और सड़क हादसात से ज़्यादा तबाहकारियाँ अब इस वजह से होने लगी हैं कि मनशियात जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन शायद आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है। कैसी सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं, क्या मुशाहिदा आप कर पाए हैं जिन जिन इलाकों में मुख्तलिफ एरियाज के अंदर आप अब तक सरगर्म रहे हैं? मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क की पहली ऐसी न्यूज़ चैनल है कि जिन्होंने मखसूस एक प्रोग्राम एक ऐसे इशू के ऊपर रखा जो इशू न सिर्फ हमारी लाइफ लाइन को ख़राब कर रहा है बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। जहाँ तक इस इशू की बात है जो ड्रग मेनेस हम कहेंगे, अब ड्रग्स तो हर एक लेता है, आप भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, लेकिन जब हम ड्रग की बात करेंगे वो ड्रग जो हम दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ड्रग है जिस ड्रग की लत लगने के बाद हमारा पूरा माशरा ही नहीं। मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा कि इस ड्रग को पहले भी इस्तेमाल किया जाता था कैनबिस के तौर पे, जैसे हम कहते थे कि वो चरस पीता है या वो कोडीन वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें हैं वो पीते हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हमारे हमसाया मुल्क ने जो हमारे जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म की ज़रिए यहाँ पे हेरोइन, ब्राउन शुगर और बाकी ऐसी चीज़ें जो लाके खड़ी की, इससे न सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली पौध को ख़त्म की। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारा जो पूरा सेटअप है वो सेटअप हमारा ऐसा बना है कि
कोई ऐसा घर नहीं है। अभी गवर्नर साहब ये कह रहे थे कि हर 10 लोगों 7 ऐसे घर है, 10 में से इन्होंने रेशियो निकाला, लेकिन मैं जो रेशियो देखता हूं वो रेशियो ऐसा है कि इस रेशियो के मुताबिक हमारा जो अभी सिस्टम है कि पूरे जो हमारी जो नौजवान पौध है, जिनका जो एज ग्रुप है 13 से 25 ऐसे नौजवान हैं हमारे बेटे और बेटियां जो ड्रग्स लेते हैं और हर किस्म का ड्रग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 25 to 35 जो शादीशुदा लोग हैं, जिनका जहनी तवाज़ुन जो है खराब हो चुका है इस ड्रग के हवाले से। हमें देखना ये है कि अगर मैं किसी के बेटे को कहीं पे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस बेटे या बेटी को वहीं पे पकड़ के उसकी काउंसलिंग करूं, ना कि मैं ये कहूं कि ये किसी का बेटा है, मुझे ये नहीं पता है कल को ये मेरे दरवाजे पे भी दस्तखत दे सकता है। मेरा मानना है कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको सामने आने की जरूरत है। उनको न सिर्फ सामने आने की जरूरत है बल्कि उनको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड दिखाना है। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड दिखा के उनको ये देखना है कि आज हमारे गाँव में अगर 100 गाँव है तो हाउस होल्ड्स है, 100 हाउस होल्ड्स में हमारा फर्ज बनता है कि हम हर दिन आधा घंटा निकालें और आधा घंटा निकालने के बाद हम ये देखें कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सोशल सेटअप है गांव का या शहर का या मोहल्ले का या अपने वार्ड का, हमें वो देखना है कि इस सोशल सेटअप में हमें कौन से ऐसे घर है कि जहाँ पे इस किस्म के लोग पाए जाएंगे, उनसे नफरत नहीं करनी है, उनके साथ सोशल बाइकाट नहीं करना है, उनके वालिदैन से मिलना है, उनके वालिदैन को एजुकेट करना है। देखिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नेक ख्यालात रखता है, लेकिन न जाने क्यों किसी के साथ इसकी कंपनी लगी है। तो मैंने 2-3 बार इसको देखा ऐसे लोगों के साथ जो ड्रग्स लेते हैं। तो बराई करम आप अपने बेटे को मारिए मत, इसको समझाइए, इसको ऐसे लोगों से। फारूक गनई साहब, हम देख रहे थे कि ये जो आपने कैंपेन स्वच्छता मुहिम शुरू की थी, उसके साथ जिस हिसाब से लोग जुड़े थे तो बहुत हद तक उस कैंपेन को कामयाब बनाया गया। लेकिन ये जहां पर कैंपेन करने की ज्यादा जरूरत है, आपने जाती तौर पर मैं अगर पूछूं इसमें क्या इकदाम किए और लोगों को अगर कहीं पर आपने जोड़ने की कोशिश की तो कितनी दिलचस्पी आज इस मामले को लेकर मकामी सतह पर लोग दिखा रहे हैं, कितनी अवेयरनेस है कि हाँ ये भी एक मसला है, मुझे इस पर संजीदगी से काम करना है और कैंपेन का हिस्सा बनना है? देखिए, मैं अक्सर बेशतर अपने मीडिया के दोस्तों से, क्योंकि मेरे हर इनिशिएटिव में मीडिया का 100% कंट्रीब्यूशन रहता है और मैं अपने हर काम का श्रेय जो है मीडिया को, लोगों को, बच्चों को, उन सब लोगों को जो मेरे एरिया के साथ चलते हैं। मैं अपने गाँव में जहां मैंने स्वच्छता के प्रति काम किया, अपने इलाके में वेरीनाग, डूरू, साउथ कश्मीर के हर हिस्से में जहां मैंने स्वच्छता के प्रति काम किया, मैं प्लास्टिक वेस्ट के अगेंस्ट, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है, मैंने तो इसको तखल्लुस दिया है कि पहले तो ये माना जाता था कि टेररिज्म हमारे जम्मू कश्मीर को खा गया है, लेकिन आज की डेट में टेररिज्म तो गया, लेकिन आज की डेट में नार्को टेररिज्म, प्लास्टिक, यूज ऑफ एक्सेसिव प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ, ये ऐसी 2 चीजें हैं जो बिल्कुल एक ही तरह, जिस तरह प्लास्टिक का यूज आपकी अगली नस्लों को खत्म कर देगा, इसी तरह आपका जो ड्रग अब्यूज है और ड्रग मेनेस जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है, इस न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आने वाली पौध को खत्म कर देगा। अब आप कहते हैं कि मैंने इस चीज में क्या किया, मैं हर इस ऐसे कार्य में सक्रिय रहता हूं कि जिससे न सिर्फ मुझे आज के नौजवान से, आज के उस बूढ़े से उतना गर्ज नहीं है जितना मैं फिक्रमंद हूं आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज अगर हम न संभले, देखिए मैं आपको मेरे कोर्ट में
हमारे मुख्तलिफ कोर्टों में जब ऐसे केसेस आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, हाल ही में मैंने 4 ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स देखे। जब मैंने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की काउंसलिंग के दौरान लोगों उन बच्चों से पूछा कि भाई अक्सर बेशतर आप बताइए कि क्या मसला, ऐसा समाजी मसला हुआ है कि आप दूर हो गए, तो लास्ट में जो बात निकल के आती है, ये ड्रग्स करता है, ये मारपीट करता है, सोना ले जाता है, घर की चीजें ले जाता है, हमसायों की चीजें ले जाता है। वो एक पहलू। दूसरा पहलू ये है, हद अब इस तक हो गई है कि हमारे ऐसे बच्चे जो ड्रग में मुब्तला हो गए हैं, वो अपनी बीवियों को बाजारों में बेचने के लिए मजबूर करते हैं। फारूक साहब, ये जिसकी और आपने तवज्जो दिलाई है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है, लेकिन यही तो मसला है ना कि मेरी सरकार के अंदर जो सिस्टम है उस पर हम बाद में बिल्कुल आएंगे, क्योंकि पहले मेरी जिम्मेदारी क्या है और फिर बहैसियत कौम हम सब की जिम्मेदारी क्या है। अगर मैं उस पर आऊँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर चलूँ तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि सिर्फ तकरीरों तक हम रह गए हैं, टेलीविज़न डिबेट्स तक हम रह गए हैं, और हम में से किसी को भी ये फुर्सत नहीं है कि 10 मिनट निकाल कर उन मरकज़ तक जाएं जहां पर इन बच्चों का इलाज चल रहा है, और जब अज खुद वो अपनी आंखों से देखेंगे सूरत हाल क्या है तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि उड़ता जम्मू कश्मीर नहीं है, हम उससे भी ऊपर चले गए हैं। सही फरमाया गौहर साहब आपने। हम जब किसी का घर जलते देखते हैं तो हम उंगली उठा के दिखाते हैं कि आग वहां से लगी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कल को ये आग आपके घर में भी लग सकती है। हमें यह नहीं पता है कि अगर आज हम नहीं सुधरे, अगर हम आज तकरीर करेंगे, बड़े बड़े सेमिनार करेंगे, मैं उनके खिलाफ हूं। मैं नहीं समझता हूं कि बड़े सेमिनार करने से आपका जो ड्रग एब्यूज है, ड्रग मैनेज से खत्म हो जाएगा। पुलिस अपनी कार्रवाई करता है, उनके लिए इतना ही है कि वो अपनी जो एक्शन है, लीगल एक्शन एज पर लॉ। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं यार वो तो फंस गया था, वो 6 महीने के बाद बाहर आ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जो पुलिस है वो बंदी होती है, वो प्रॉपर जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें 3 चीजें होती है। एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी होता है, एक जो है मेजर कमर्शियल जिसको हम कहेंगे कमर्शियल क्वांटिटी होती है। अब इसमें यह देखना है कि आपके हमसाया गांव में ऐसा कौन सा इंसान है जो ना कमाता है, ना उसके पास कमाने के कुछ जरिए हैं, वो रातों रात बिल्डिंगें तामीर करता है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। हमें ऐसे लोगों पे नजर रखनी होगी जो न तो मुलाजमत करते हैं, जो ना तो ठेकेदारी करते हैं, न किसी पेशे से वाबस्ता है, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हमें फिक्रमंद होना चाहिए। हमें जलना नहीं है कि उसके पास गाड़ी क्यों है, हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि अगर ये इस बंदे के पास एक गाड़ी आ गई, ऐसा कौन सा जादुई तिलिस्मा है इसके पास कि रातों रात इसके पास गाड़ियां आ गई। हमें उस चीज को भी वाच करना है। हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जो इस ड्रग्स में मुब्तला है, या किसी रिहेबिलिटेशन, पहले तो रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे बहुत कम है। हमारे अनंतनाग साउथ कश्मीर में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, डीपीएल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में है, कुलगाम पुलिस ने रखा है, अनंतनाग पुलिस ने रखा है, लेकिन वो उनके रखने से न रखने से क्या होगा? जब तक एक आम नागरिक नहीं जागेगा, जब तक एक आम नागरिक इस चीज को पनपेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं कि क्या वजूहात है कि मेरे गांव, मेरे मोहल्ले, मेरे घर का एक सदस्य जो है, तो क्या मैं ये समझूं फारूक गनई साहब कि हमारी अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, जवाबदेही का फुकदान है। मेरी मस्जिद से इस अकाउंटेबिलिटी को अगर मैं शुरू करूं, मेंबर से शुरू करूं, वहां से लेकर ऊपर वाली सतह तक मैं जाऊं, तो हर जगह पर अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। और यही वजह है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही का उनसर नहीं है, उससे वो बीच वाला फैक्टर जो है इस तबाही की और जो हमें ले जा रहा है, उसके लिए रास्ते खुले हैं, वो ले रहा है। अदरवाइज अगर अवाम किसी को जवाबदेह बनाए तो ये सवाल ही नहीं ना कि इतनी तेज़ी के साथ ये परेशानी हमारे घरों तक आ जाए। दुरुस्त फरमाया आपने गवर साहब। जब इंसान सुबह उठता है, वो जब किसी काम के लिए निकलता है या अपने घर से बाहर निकलता है, उसकी पहली नज़र अपने कपड़ों पे होती है। क्या मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं, क्या मैंने चप्पल पहनी है, बूट पहना है। जब वो बाहर जाता है, उसका अलग सलग अपने हमसाए गांव से होता है। उसके बाद वो मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ने जाता है। मैं तो आई एम वेरी क्रिटिक अबाउट दिस थिंग कि जो हमारे
आइमा हजरात है, जो हमारे मुफ्ती हजरात है, वो मस्जिदों में हमें 1400 साल पहले की बात कहते हैं। आज 2021 है, 1400 साल पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था वो सबको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने दीन से वाकिफ है। लेकिन आज का नौजवान, आज का बेटा, आज की बेटी, आज की सास, आज की बहू, आज का वो हर इंसान जो समाज में रहता है, उसको डूज और डोंट्स क्या है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे आप ये बताइए, हमारे जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, दे आर वरिंग अबाउट देयर पर्टिकुलर सेक्ट्स, दे आर ब्रीडिंग द सीड्स ऑफ देयर पर्टिकुलर सेक्ट। उनको यह है कि आज हमारे सेक्ट के साथ 4 लोग जुड़े, आज हमारी आइडियोलॉजी के साथ 4 लोग जुड़े। क्या वो इस चीज के लिए फिक्रमंद रहते हैं कि आज हमने हमारे बयां करने से या आज हमारी बात करने से 4 नौजवान जो कि दलदल में फंसे थे वो वापस आ गए? ऐसा नहीं होता है। क्या हमारे सियासतदान हजरात किसी भी जलसे में जाके आखिर में ही सही लोगों को इस तरीके की अपील करेंगे कि भाई साहब वोट तो वोट अपनी जगह, लेकिन हमारी हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि हमारे नौजवान बिगड़ रहे, हमारे नौजवान नशे की हालत में होते हैं। हर एक को चाहे कि वो अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखे, कोई ऐसा नहीं कहता है। वो सिर्फ वोट पॉलिटिक्स तक अपने आप को महदूद रखते हैं। तो क्या हम ये फारूक साहब, क्या मैं ये मानूं कि अब वक्त आ गया, चूंकि हमारे पास असेंबली इलेक्शंस भी है तो सारे लोग आएंगे, बड़े भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, तो वी मस्ट आस्क ए सिंपल क्वेश्चन कि जनाब मेरे नौजवान की जमानत आपके पास क्या है, क्या रोड प्लान है, कैसे आप इसको करेंगे? क्या ये वक्त आ गया कि एक क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर एक सवाल पूछा जाए कि मेरा वोट आप लीजिए शौक से, लेकिन मेरी जमानत आप दे दीजिए पहले? मेरा अक्सर बेशतर अपने कुलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये चीज रहता है, देखिए डेवलपमेंट पे वोट पहले कोई मांगता ही नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे पॉलिटिकल स्टैंड्स होते हैं जिनको पहला फुसला के लोगों को कहते हैं कि अब हम वो पहाड़ इस पहाड़ पे लाएंगे, ये पहाड़ उस पहाड़ पे ले जाएंगे। हर एक को पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है, डेवलपमेंट होती है, जो भी होता है। आई विल नॉट गेट इनटू दैट एस्पेक्ट, बट यस फॉर श्योर हर वोटर को अपने लीडर से, जो जिस लीडर को वो मोहब्बत करता होगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़ा होगा, उनसे एक सवाल जरूर करिए, भाई साहब हम आपको वोट देंगे, आप हमें बताइए वोट के एवज में आप हमारी फ्यूचर जनरेशन को कैसे सिक्योर करेंगे? बिल्कुल। आप ड्रग्स के हवाले से आपके मैनिफेस्टो में कौन सी ऐसी लाइन है जो मुझे मोटिवेट करे कि मैं आपको वोट दूं? हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए कौन सी लाइन है? एंटी प्लास्टिक और एंटी पॉलिथीन और जितने भी हमारे माहौलियात को बिगाड़ने के लिए जो चीजें हो रही है, आप उसके लिए बताइए कि आपके मैनिफेस्टो में क्या है। हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो चाहे किसी भी, चाहे वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में हो, स्टेट पॉलिटिक्स में हो, आज की डेट तक मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई लफ्ज नहीं लिखा देखा कि जहां पे मैं कह सकूं कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा जी, अब आखिर पर फारूक साहब ये भी बताइएगा ना, एज ए सिविल सोसाइटी के रुकन के, क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिशियन अपना काम करने में नाकाम है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पैर बंधे हुए हैं और एज पर एक्ट जो वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी का रोल था, वाइब्रेशन होनी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी पैदा करनी थी, वो एंटायरली सोई पड़ी है और सबको पता हो क्या रहा है, लेकिन सब आंखें बंद कर रहे हुए हैं कि जनाब देखते हैं क्या होगा। ये देखते हैं क्या होगा वाला कितना खतरनाक हमारे लिए, कितना डेंजरस है एज अ सिविल सोसाइटी के, एज अ थर्ड आई के, जो सोसाइटी का एक बाहर शख्स इस तरीके की गुफ्तगू करे। देखिए, जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर गवर्न्ड बाय पर्टिकुलर CSR गाइडलाइंस। वो उतना कर सकते हैं कि जो उनका जो एक्ट है, जिस एक्ट के तहत वो कार्रवाई करेंगे, वो उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर वो उसके बाहर जाते हैं तो देन दे हैव टू फेस द पब्लिक रेस्ट, दे हैव टू फेस द कंप्लेंट्स एंड ऑल दैट। हमने ऐसा भी देखा है कि एक जगह पुलिस ने एक घर में छापा डाला,
और छापा डालने के बाद जब वहां पे उन्होंने ऐसा ड्रग्स वगैरह जो वहां पे जब्त किए और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की गई उस घर की एक औरत के द्वारा कि इन्होंने मुझे मेरे साथ बदतमीजी। लेकिन एज ए सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, हम सब का फरीजा है, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, चाहे वो मीडिया से जुड़ा हो, चाहे किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, उनको जागना है, उनको ये देखना है, सिर्फ एक बात को लेके चले कि मेरे गांव में 100 घर रहते हैं, मैं हर दिन एक घर में जाऊं, मैं हर दिन एक घर में जाके देखूं कि इस घर के हालात क्या है, पहले अपने घर में देखूं कहीं ये जहर मेरे घर में तो नहीं पनप रहा है। और सबसे बेस्ट वे है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा आप ये मत देखिए कोई लड़का चरस पी रहा है, शराब पी रहा है, तो हम कहेंगे, हम अक्सर बेशतर, आपने गौहर साहब, आसिफ साहब, आपने भी देखा होगा कि हम कहते हैं ये इसके बाप के हराम की कमाई है, यहां से निकल रही है। मेरा ये मानना है कि आज अगर किसी का बेटा या बेटी इस दलदल में फंसी है, कल मेरा बेटा या बेटी भी फंसेगी। मुझे उस चीज को देख के चलना है, मुझे उस चीज को देख के चलना है कि आने वाली जनरेशन के लिए अगर मुझ जैसा अदना इंसान कोई चीज कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो ये है कि ये मत देखिए कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। आप देखिए कितने कत्ल हुए इस ट्रक को लेके, बेटे ने माँ को मारा, का कत्ल किया। बिल्कुल गौहर साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ वक्त की कमी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हम सब ने बात भी करनी है, इससे एक मोटिवेशन मिलती है, कुछ बातों में राह भी मिलती है कि आगे क्या करना है, लेकिन इस पर गुफ्तगू कंटिन्यूसली रखनी है। अपनी मस्जिदों के अंदर इस पर गुफ्तगू करनी है, गुरुद्वारों के अंदर इसमें गुफ्तगू करनी है, मंदिरों के अंदर इस पर बात करनी है, क्योंकि यह मामला एक मजहब का नहीं है, एक इंसान का नहीं है, एक सेक्शन का नहीं है, एक ज़ात का नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। जम्मू की लखनपुर से लेकर लद्दाख की सरहद तक जब आप देखेंगे तो आपको हर तरफ से ये तबाही नज़र आएगी, हर तरफ से नौजवान मरते हुए नज़र आएंगे। और हर बार अब तो ये है कि पहले ओवरडोज से बच्चे मरते थे तो शायद ही कोई बात करता, लेकिन पिछले कई दिनों से अब खुलकर लोगों ने बोलना शुरू किया कि जनाब हाँ, हम ये बात मानते हैं, ये ड्रग्स कर रहा था, ओवरडोज की तरफ से लेने की वजह से मरा। गुज़श्ता दिनों बानिहाल के आसपास भी इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आई। तो ज़रूरत यह है कि सप्लाई चेन को भी डिस्ट्रॉय किया जाए, उन लोगों को भी मोहब्बत की जाए जो इसके अंदर फंसे हैं, बाहर लाने के लिए, लेकिन उन घरों तक पहुंचा जाए जहां पर यह सूरत हाल पैदा हुई है। उन्हें क्या चीज़ हमसे चाहिए, उन्हें कौन सी ज़रूरत हमसे चाहिए, उसे अगर हम किसी भी तरीके से पूरा करने में कामयाब हुए तो वो दिन दूर नहीं होगा जो इस दलदल में फंसा है, हम उसको भी बाहर निकाल सकते हैं।